तो ये है सेक्शन 3 दैट इज़ सिंक्रोनस मशीन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले 3 फेज इंडक्शन मशीन पढ़ना है, उसके बाद सिंक्रोनस पे आना है। ठीक है, सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, जब स्टेटर को हम लोग सप्लाई देते हैं तो जो फ्लक्स प्रोड्यूस करता है वो रोटेटिंग नेचर का होता है, उस स्पीड को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस स्पीड। और अगर रोटर उस स्पीड के डायरेक्शन में, मतलब उस स्पीड को फॉलो करके रोटेट करता है, तो मशीन को हम लोग सिंक्रोनस मशीन नाम दे देते हैं। ठीक है, अब 3 फेज इंडक्शन मशीन में याद करो, इंडक्शन मशीन को हम पावर कैसे दिए थे। एक था स्टेटर को पावर दिए थे जिसके कारण रोटर में मोटरिंग एक्शन आया था। दूसरा क्या था कि 3 फेज हम लोग रोटर को दिए थे और मोटरिंग एक्शन निकाले थे। ठीक है, तीसरा था डबली फेड। डबली फेड में क्या था, स्टेटर को भी 3 फेज सप्लाई दिए थे, रोटर को भी 3 फेज सप्लाई दिए थे, दोनों एसी एसी। ठीक है, तो उससे क्या हुआ था कि रोटर को हम रेटेड से ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट करवा दिए थे, दैट इज़ डबली फेड 3 फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो वही कुछ यहाँ पे यूज़ होगा। ठीक है, यहाँ पे जो सिंक्रोनस मशीन है ये डबली फेड है, मतलब इसमें दोनों तरह से हम लोग, मतलब ये जो मशीन है इसमें ऐसा प्रोविज़न बना रहता है कि तुम दोनों तरफ से सप्लाई दे सकते हो। ठीक है, मोटरिंग एज वेल एज जनरेटिंग दोनों मोड में ये ऑपरेट कर सकता है, डिपेंड कर रहे हैं कि हम किस तरफ से सप्लाई दे रहे हैं। ठीक है, ये जो डबली फेड है उसमें एक टाइम पे एक ही तरफ से सप्लाई, एक ही प्रोविज़न यूज़ किया जाता है। मान लो तुम स्टेटर में सप्लाई दिए तो ये मोटरिंग एक्शन परफॉर्म करेगा। मान लो तुम रोटर में सप्लाई दिए और प्राइम मूवर के द्वारा रोटेट करवा दिए तो ये जनरेटिंग मोड में चला जाएगा। ठीक है, अब ये जो सिंक्रोनस मशीन है ये 3 फेज इंडक्शन मशीन का डबली फेड वाला ही पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू होता है। ठीक है, अब ये जो डबली फेड था वहाँ पे छोटा में पढ़े थे, लेकिन इसका बहुत ही वाइड एप्लीकेशन है। ठीक है, इसलिए ये कंप्लीट एक सेक्शन, एक चैप्टर बन गया है। ठीक है, इसमें जो है स्टेटर को आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, रोटर को फील्ड बोलते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो सप्लाई है तुम्हारा वो रोटर पे दिया जाता है और उससे फील्ड वाइंडिंग क्रिएट होता है। रोटर पे हम लोग यहाँ पे डीसी सप्लाई देते हैं, जबकि आर्मेचर में एसी सप्लाई देने का प्रोविज़न दिया रहता है। अब देखो ये जो है, अगर तुम यहाँ पे डीसी दिए और प्राइम मूवर से रोटेट करवा दिए तो यहाँ पे तुमको एसी क्या मिलेगा, इनपुट एसी तुमको आउटपुट मिल जाएगा, मतलब जनरेटिंग एक्शन। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि सिंक्रोनस मशीन जो है इसको मोस्टली हम सिंक्रोनस जनरेटर, मतलब जनरेटर एज ए जनरेटर ही हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ जनरेटर को अल्टरनेटर भी बोला जाता है। ठीक है, जनरेटर में क्या हम लोग करते हैं कि तुम्हारा डीसी सप्लाई देते हैं रोटर को और स्टेटर से हमें 3 फेज एसी मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दो कि रोटर में जब तुम सप्लाई दे रहे हो तो रोटर स्टेशनरी फ्लक्स बनाता है। ठीक है, मतलब नॉर्थ उसका नॉर्थ ही है, साउथ उसका साउथ ही है, ये चेंज नहीं करने वाले, ये कांस्टेंट सिंगल लाइन में फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, और प्राइम मूवर से जब हम लोग रोटेट कराते हैं, ठीक है, तो ये कांस्टेंट फ्लक्स बेसिकली रोटर घूम रहा है तो फ्लक्स भी घूम रहा है, तो फ्लक्स के घूमने को जो स्पीड है उसको हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, मतलब सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस स्पीड क्या होगा, फ्लक्स जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है, किसका फ्लक्स, रोटर का फ्लक्स। अब देखो रोटर का फ्लक्स तो रोटेट कर नहीं रहा है, रोटर पे चिपका हुआ है, हम लोग रोटर को रोटेट करवा रहे हैं। ठीक ना, तो यहाँ पे रोटर का जो रोटेशन होगा दैट इज़ NR, वो इक्वल होगा फ्लक्स के रोटेशन से। ठीक ना, तो कहने का मतलब सिंक्रोनस स्पीड जो होता है दैट इज़ इक्वल टू NR इज इक्वल टू NS, मतलब रोटर का स्पीड है, फ्लक्स का स्पीड सेम ही होता है। तो यहाँ पे सिंक्रोनस स्पीड हम लोग किसको बोलते हैं, रोटर जिस स्पीड से रोटेट कर रहा है उसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड बोलते हैं। ठीक है, और यही रोटेट करता हुआ रोटर का जो फ्लक्स है जब स्टेटर से लिंक करेगा तो वहाँ पे 3 फेज एसी प्रोड्यूस होगा। कैसे होगा वही आगे पढ़ना है। ठीक है, इसमें वही चीज़ लिखा हुआ। अब देखो इसमें क्या है ना कि अगर तुम स्टेटर में एसी सप्लाई देते हो तो ये मशीन तुम्हारा मोटरिंग मोड में काम करेगा। ठीक है, लेकिन हम लोग इस सिंक्रोनस मशीन को कभी एज अ मोटर यूज़ नहीं करते हैं। क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि इसका जो रोटर होता है उसमें पोल्स की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ठीक ना, मतलब इस मशीन में तुम फ्रीक्वेंसी कम रख के उसको एज अ जनरेटर यूज़ बहुत ही इफ़िशेंट वे में कर सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें मोटरिंग मोड चाहिए होगा तो तुम्हें बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला सप्लाई, मतलब बहुत ही ज़्यादा पावर कंज्यूम करेगा ये मोटरिंग मोड को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है,
साथ ही साथ इसका जो रोटर है वो ऐसा डिज़ाइन किया जाता है, मतलब ऐसा डिज़ाइन होता है कि जनरेटिंग वाला काम तुम आसान से कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए इसको मोटर के लिए कभी यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर कर सकते हैं, मोटरिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही एक्सपेंसिव होगा, ठीक है। जहाँ मोटरिंग ऑपरेशन करते हैं उस समय इसको सिंक्रोनस कंडेंसर या सिंक्रोनस रिएक्टर बोलते हैं, और मोटरिंग ऑपरेशन जो किया जाता है वो मोस्टली पावर फैक्टर कॉम्पेंसेटर के लिए किया जाता है, ठीक है। जबकि हमेशा ये जनरेटिंग मोड के लिए किया जाता है यूज़, ठीक है। वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मेथड से हम लोग इसका फ्रीक्वेंसी इंक्रीज और डिक्रीज करके जनरेटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। सिंक्रोनस मशीन में पावर फ्लो कुछ ऐसे होता है कि तुम जनरेटर में क्या करोगे, प्राइम मूवर के द्वारा शाफ्ट को रोटेट करवा के और डीसी सप्लाई दे दोगे रोटर में, ठीक है। तो आउटपुट इलेक्ट्रिकल पावर तुम्हें मिल जाएगा स्टेटर में, ठीक है, 3 फेज। अब इसके बाद आता है सिंक्रोनस जनरेटर। अब यहाँ पे सिंक्रोनस जनरेटर मतलब सिंक्रोनस मशीन को एज अ सिंक्रोनस जनरेटर यूज़ करते हैं, तब क्या क्या पढ़ना है वो चीज़। तो जो हम बोले वही सब चीज़, ये स्टेटर में एसी, रोटर में डीसी, ये ठीक है। अब यहाँ पे सर ने एक बात बताया कि मान लो तुम इसको रिवर्स कर दो कि रोटर को तुम एसी सप्लाई दे दो, स्टेटर पे डीसी, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में क्या होगा, देखो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। रोटर पे तुमको 4 ठो स्लिप रिंग चाहिए होगा, क्यों, चारों मतलब 3 ठो फेज़ के लिए, 1 ठो न्यूट्रल के लिए। अब देखो मोटर होता है वो इतना रेटिंग का होता है, 10 kV 200 MVA, ठीक है। तो इतना रेटिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे देखो 10 किलो वोल्ट आएगा। तो 10 किलो वोल्ट के लिए तुमको जो स्लिप बनाओगे, स्लिप पे इंसुलेशन 10 किलो वोल्ट का देना होगा सारे का, ठीक है। साथ ही साथ जो करंट इसमें जाएगा वो भी बहुत हाई करंट इसमें फ्लो करेगा। तो मोटा वायर प्लस मोटा इंसुलेशन बहुत कॉस्टली है। देखो स्लिप रिंग पिक का कॉस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है। स्लिप रिंग का कॉस्ट बढ़ेगा, साथ ही साथ ब्रश, जब इतना हाई वोल्टेज है तो लीकेज भी बहुत ज़्यादा होगा और ब्रश भी बहुत जल्दी डैमेज होगा, मतलब हाई मेंटेनेंस और ब्रश का कॉस्टिंग भी बढ़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे जो इंसुलेशन दिया जाना चाहिए उसका भी कॉस्ट बढ़ेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी तो 10 क्या बोलते हैं, ये जो कंडक्टर है इसमें भी तुम्हारा 10 से 11 एम्पियर का करंट फ्लो करेगा। तो इंसुलेटर बहुत ही महंगा पड़ जाएगा, ठीक है। तो इसी वजह से ये प्रोविज़न को ही हम लोग फॉलो करते हैं, मतलब यहाँ पे डीसी ही देना है, ठीक है। डीसी दोगे तो देखो क्या होगा, मात्र 2 स्लिप रिंग जरूरत पड़ेगा। साथ ही साथ देखो मात्र 250 वोल्ट, कहाँ वहाँ पे 10 किलो वोल्ट पड़ रहा था, यहाँ पे मात्र 250 वोल्ट, ठीक है। और ब्रश भी लो रेटिंग का होगा, घिसेगा कम, इंसुलेशन भी कम देना होगा, ठीक ना। तो ये सब एडवांटेज है तुम्हारा ये कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। ये देखो क्या ये सर ने बताया कि जब हाई वोल्टेज दिया जाता है स्टेटर पे देखो 11 kV है और 11 kV के अकॉर्डिंग करंट भी हाई होगा, ठीक ना। तो 11 kV के कारण जब करंट फ्लो करेगा तो हम लोग जानते हैं कि रेजिस्टेंस जो होता है ये वोल्टेज डिपेंडेंट लॉसेस होता है, ठीक ना। तो वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो बहुत ही ज़्यादा ड्रॉप करेगा। क्यों ड्रॉप करेगा, क्योंकि बहुत ही हाई वोल्टेज है। तो ड्रॉप करेगा तो क्या रेजिस्टेंस जो है हीट के फॉर्म में दिखाई देता है। तो स्टेटर मेरा बहुत गर्म हो जाएगा इतना हाई वोल्टेज के से, ठीक ना। तो स्टेटर पे हम लोग क्या करते हैं, कूलिंग के लिए डक्ट बनाए देते हैं, ठीक ना। डक्ट कुछ ऐसा होता है लंबा के फॉर्म में, ठीक है। ये हॉलो है, ठीक ना, और हॉलो है और यहाँ से हम लोग हाइड्रोजन गैस फ्लो करवाते हैं, ठीक है। तो देखो ये जो हाइड्रोजन गैस है रेगुलर इंटरवल पे दिया हुआ है सो दैट स्टेटर तुम्हारा कूल रहे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तुम रोटर है, रोटर पे डीसी सप्लाई दे दिए, डीसी सप्लाई आने के कारण पोल्स बन गया, ठीक है। अब ये जो पोल्स फॉर्म हुआ है ये तुम सप्लाई दिए हो, जिसके कारण तुम्हें पता है कि यहाँ पे क्रॉस बन रहा है, यहाँ पे डॉट है। इसके अकॉर्डिंग तुमने रोटर के पोल्स भी बना दिए, ठीक है। ये हमने पता है इसलिए बना दिए, ठीक है। अब जो है रोटर को हम लोग रोटेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर, ठीक है। तो प्राइम मूवर जिस डायरेक्शन में रोटेट होगा उसको बोलते हैं टॉर्क अप्लाइड, ठीक है। और जिस डायरेक्शन में जिस स्पीड में रोटेट होगा उसको बोलेंगे एनआर। ये इज इक्वल टू एनएस भी होता है, ठीक है। अब प्रैक्टिकली हम लोग हर समय जो है एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ही देते हैं प्राइम मूवर का, ठीक ना। हमेशा एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन दिया रहता है, ये प्रोविज़न है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज देने से हमें जो सप्लाई जो है स्टेटर में जो 3 फेज ईएमएफ इंड्यूस होता है उसका सप्लाई फेज कैसा होता है, ए सी बी,
ठीक है। जबकि क्लॉकवाइज रोटेट करवाओगे प्राइम मूवर को तो ABC मिलेगा, ठीक है, AC भी मिलता है, ठीक है। ये जो डॉट क्रॉस है ये सेम है ट्रांसफार्मर वाला है कि डॉट से करंट मशीन से बाहर आता है और क्रॉस से करंट मशीन के अंदर जाता है, ठीक ना। तो यहाँ पे क्या है, जनरेटर एक सोर्स होता है, एक जनरेटर जो होता है ये लोड के लिए तो एक ठो सोर्स होता है ना, तो इसीलिए जनरेटर का डॉट से बाहर आएगा, क्रॉस से अंदर जाएगा, ठीक है। मतलब ये सेम ट्रांसफार्मर वाला ही है। ये कुछ एडवांटेज दिए हुए हैं कि AC अगर स्टेटर पे देंगे और DC रोटर, मतलब ये इस प्रोविज़न का ये सब एडवांटेज है, ठीक है। अब क्या है, वर्किंग अंडरस्टैंड करना, ठीक है। वर्किंग मतलब कैसे ये जनरेटिंग एक्शन परफॉर्म होता है, ठीक है। तो अब हम वर्किंग समझेंगे, मतलब जनरेटिंग एक्शन हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए प्री कंडीशन क्या है कि DC सप्लाई हमने दे दिया रोटर को, ठीक है। इससे स्टेशनरी मैग्नेटिक फील्ड बन गया, ठीक है। अब स्टेटर में हमने क्या प्रोविज़न रखा है कि सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए एक ही कंडक्टर लिए हैं, ठीक है, A और A डैश। ए क्या है, एक वायर को सिलेंड्रिकल फॉर्म में रोटेट किए हैं तो एक छोर A है, दूसरा छोर A डैश है, ठीक है। दूसरी बात, हाँ अब ये देखो कंडक्टर एक ही है, जब एक कंडक्टर में हम लोग निकाल लेंगे सारा वैल्यू, फिर 3 फेज के लिए मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, ठीक है। रोटर का नॉर्थ साइड अलाइंस विथ ए, हाँ रोटर का जो नॉर्थ साउथ बना है, देखो DC सप्लाई दे दिए हैं तो रोटर का क्रॉस और डॉट हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, तो देखो यहाँ राइट हैंड कर्ल रूल का ही इस्तेमाल करना है, ठीक है। जैसे ये डॉट सॉरी ये क्रॉस है तो इस पर देखो ऐसे टर्न हो रहा है, मतलब ऊपर की ओर रोटर से जो बाहर निकलता है हम उसको देखते हैं, ठीक ना। तो बाहर से देखो इधर नॉर्थ बनेगा, क्या कि इधर निकल रहा है, ठीक है। तो रोटर का नॉर्थ ये हो गया, रोटर का साउथ ये हो गया। अब नॉर्थ से साउथ देखो रोटर का जो फ्लक्स होता है वो हम लोग बाहर से देखते हैं तो ऐसे दिखेगा, ठीक ना, ऐसे। इसको क्या बोल देंगे, इसको डायरेक्ट एक्सिस बोल देते हैं, ठीक है। डायरेक्ट एक्सिस या फिर फील्ड एक्सिस, ठीक है। और इस डायरेक्ट एक्सिस से 90 डिग्री को हम लोग बोलते हैं क्यू एक्सिस, ठीक है, दैट इज़ क्वाड्रेचर एक्सिस या फिर मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। मैग्नेटिक न्यूट्रल क्यों, क्योंकि ये जो डायरेक्ट एक्सिस से 90 डिग्री जाओगे तो यहाँ पे तुम्हें जीरो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ मिलेगा। ये जो रोटर का नॉर्थ साउथ है यहाँ पे तुम्हें जीरो इफेक्ट मिलेगा, ठीक ना, इसीलिए बोलते हैं इसको मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये तुम्हारा होता है 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल टू डायरेक्ट एक्सिस, मतलब डायरेक्ट एक्सिस से 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल, ठीक है। यहाँ पे भले मैकेनिकल हो रहा है, क्यों, क्योंकि 2 कंडक्टर है या फिर इसका भी 2 ही पोल है, ठीक ना। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है कि 90 डिग्री मैकेनिकल होगा, लेकिन 90 डिग्री इलेक्ट्रिकल फिक्स है, ठीक है। अब उसके बाद अब देखो हम लोग क्या किए, प्राइम मूवर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो अभी देखो नॉर्थ जो है वो कंडक्टर A के पास है, साउथ कंडक्टर A डैश के पास है। तो इस वाले कंडक्टर में तुम्हारा EMF इंड्यूस होगा, क्यों, क्योंकि फ्लक्स कट हो रहा है। कैसे कट हो रहा है, क्योंकि रोटर को अब हम घुमाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो देखो A पे ऐसा फ्लक्स मिला, A डैश पे ऐसा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो तुम नॉर्थ का इफ़ेक्ट यहाँ पे कौन सा पोलैरिटी डेवलप करवाएगा, तो ये भी हम लोग राइट हैंड रूल से ही पता करते हैं। देखो ये जो रोटर है इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज इस डायरेक्शन में घुमा रहे हैं, ठीक है। तो कैसे हम लोग ये पता करते हैं पोलैरिटी, फील्ड को रोक दो, कंडक्टर को अपोजिट घुमा दो। तो रोटर अगर इस डायरेक्शन में घूम रहा है तो इसको रोक दो, कंडक्टर को इधर घुमा दो, ठीक है। तो कंडक्टर इधर घूमेगा और नॉर्थ को अपने पाम पे लेना है, तो कुछ ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा, ठीक है, ऐसा। तो 4 फिंगर मेरे चेहरे की तरफ, मतलब करंट मेरे चेहरे की ओर आ रहा है, मतलब डॉट, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा डॉट बन गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्रॉस बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे डॉट बन गया। डॉट का मतलब क्या होता है कि मशीन से करंट बाहर आ रहा है, और मशीन से अगर करंट बाहर आएगा तो लोड को वो पॉजिटिव दिखता है, ठीक ना। तो ए वाला पार्ट तुम्हारा पॉजिटिव ऐसे आ गया, और चूँकि ये पॉजिटिव आया और यहाँ पे क्या है क्रॉस, क्रॉस मतलब यहाँ से अंदर जाएगा, तो ये माइनस ये प्लस, ठीक है। दोनों 10-10 वोल्ट का हो गया, ठीक है। दोनों एडिटिव नेचर का है, तो यहाँ पे जो VA डैश हो गया ये 20 वोल्ट हो गया, ठीक है। स्टेटर का कॉइल तुम्हारा ऐसे किया रहता है, ठीक है। तो हमें 20 वोल्ट मिल गया।
अब दूसरा इंस्टेंट हम लोग क्या देखें कि रोटर को, चूँकि रोटर रोटेट करवाए, तो अब रोटर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होते होते नॉर्थ यहाँ पे आ गया, साउथ यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब ये देखो डायरेक्ट एक्सिस हमारा ये बन गया है और MNA हमारा ये बन गया है। तो देखो कंडक्टर तुम्हारा मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस में है, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई भी फ्लक्स नहीं मिलेगा, ठीक है। तो फ्लक्स यहाँ पे 0 हो गया। ये क्या था, 90 डिग्री रोटेशन। अब इंस्टेंट 3 दैट इज़ 180 डिग्री ऑफ रोटेशन। तो यहाँ देखो नॉर्थ जो है A' को मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी कौन सा पोलैरिटी इंड्यूस होगा, ये सिंपल ऐसे राइट हैंड रूल से पता कर सकते हैं। ये उधर रोटेट कर रहा है तो इसको पॉज करके इसको इधर रोटेट करवा दो, मतलब इस डायरेक्शन में। नॉर्थ को पाम पे रिसीव करना है तो कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक ना, 4 फिंगर मेरे चेहरे की तरफ, मतलब डॉट। तो कहने का मतलब यहाँ पे डॉट बन गया। डॉट मतलब यहाँ से करंट बाहर आएगा, मतलब A' से बाहर आएगा तो ये पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव तो ये निगेटिव, दैट इज़ VA' हमें कितना मिल गया, -20, ठीक है, -20 मिल गया, ठीक है। तो अब इस वेव फॉर्म को अगर तुम ड्रॉ करोगे तो ये देखो कोसाइन फॉर्म में हमें मिल गया, ठीक है। तो VAA दैट इज़ वोल्टेज जो हमें कंडक्टर के अक्रॉस मिला, वो कुछ ऐसा ग्राफ फॉलो कर रहा है कोसाइन का, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं, अब नेक्स्ट क्या है, अब अच्छा अब ये सब बताया हुआ है, ठीक है। मैकेनिकल डिग्री, इलेक्ट्रिकल डिग्री। देखो, 1 कंप्लीट रोटेशन ऑफ रोटर दैट इज़ 2 पोल्स अकर इन 360 डिग्री 1 साइकिल ऑफ रोटेशन। कहने का मतलब ये बेसिकली बताने का कोशिश कर रहा है कि रोटर जब एक साइकिल कंप्लीट किया, ठीक है। एक साइकिल क्या होता है, एक साइकिल वर्ड का मतलब होता है कि जिस जगह पे नॉर्थ है उस जगह पे दोबारा नॉर्थ आ जाए तो उसको बोलेंगे एक साइकिल, ठीक है। तो अगर 2 पोल का मशीन है, देखो 2 पोल का है, तो ये नॉर्थ को फिर से घूम के इस जगह आने में 360 डिग्री मैकेनिकल डिग्री लग रहा है, ठीक है। लेकिन वही अगर हम 4 पोल का रोटर ले लें तो देखो यहाँ पे भी नॉर्थ है, यहाँ पे भी नॉर्थ है इनिशियल में। अब मशीन जब घूमना चालू होगा तो कंडीशन क्या कहता है, साइकिल बोलता है कि नॉर्थ वाले जगह पे फिर से नॉर्थ आने को एक साइकिल बोलते हैं। तो ये रोटेट करके ये नॉर्थ जब यहाँ से यहाँ आ जाएगा तो उसको एक साइकिल बोल देंगे, ठीक ना। तो 180 डिग्री मैकेनिकल डिग्री में ही देखो एक साइकिल कंप्लीट हो गया, मतलब 360 डिग्री में 2 साइकिल कंप्लीट होगा, ठीक ना। कहने का मतलब नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 रोटेशन इज इक्वल टू पोल्स बाई 2, ठीक है। तो जितना ज़्यादा पोल कर दोगे उतना ज़्यादा साइकिल तुम्हारा एक रोटेशन में परफॉर्म हो जाएगा। अब ये दूसरा चीज़ क्या है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड। तो n/60, n तुम्हारा RPM है और 60 से डिवाइड कर दिए सेकंड के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ साइकिल्स इन 1 सेकंड, ठीक है। तो साइकिल वाला इसको यहाँ पुट कर दो, ठीक है, दैट इज़ p/2 दैट इज़ 60 गुना 120 हो गया, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF इन स्टेटर कॉइल क्या हो जाएगा, F = P/NS/120। देखो NS क्या है, अब ये NS क्या है कि पुराना जब हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे तो यहाँ सिंक्रोनस स्पीड था, ठीक ना। तो उसी से मिलता जुलता रखने के लिए यहाँ पे NS डाल दिया, जबकि ये जो NS = NR दोनों एक ही है, ठीक ना। सिंक्रोनस मशीन में सिंक्रोनस स्पीड और रोटर स्पीड सेम ही होता है, ठीक ना। हाँ, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि रोटर का जो फ्लक्स है वो स्टेशनरी है। DC जो है स्टेशनरी फ्लक्स बनाता है, इसलिए वो किसी भी हालत में नहीं रोटेट करेगा, ठीक ना। तो हम जो रोटर का रोटेशन परफॉर्म करेंगे तो फ्लक्स का भी वही स्पीड होगा, इसीलिए NS = NR ही होता है, ठीक ना। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तुम्हारा वोल्टेज इंड्यूस्ड इन 3 फेज सिंक्रोनस जनरेटर, ठीक है। कहने का मतलब कि रोटर को तो अभी तक हम घुमा दिए, फ्लक्स भी रोटेटिंग नेचर का हमें मिल गया, ठीक है। अब स्टेटर के कॉइल से ये कैसे लिंक कर रहा है वो पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेटर है, स्टेटर में 3 फेज वाइंडिंग किया हुआ है, दैट इज़ A, B, B', C, ठीक है। रोटर है जिसमें हमने DC सप्लाई दे रखा है, इसलिए रोटर का पोल्स बना हुआ है नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब ये देखो स्टेटर का 3 फेज वाइंडिंग है, ठीक है। ये सेम है जो कि 3 फेज इंडक्शन मशीन में पढ़े थे, सेम वाइंडिंग है, ठीक है। हर एक कंडक्टर के बीच 60 डिग्री है
और हर एक सेम पोलैरिटी के कंडक्टर के बीच 120 डिग्री है। ठीक है, ये 60 डिग्री हमने क्यों लिखा है, इसका मतलब ये है कि वाइंडिंग जब हम कंडक्टर में किए हैं, ये जो वाइंडिंग हम कंडक्टर पे किए हैं स्टेटर पे, वो ऐसा किए हैं कि जब मशीन घूमना चालू करेगा तो 60 डिग्री के बाद उसको ये वाला कॉइल मिलेगा, उससे 60 डिग्री के बाद तुमको बी वाला कॉइल मिलेगा। जब मशीन घूम रहा होगा, रोटर तो घूमता है ना, तो रोटर जब घूमेगा तो पहले इसको ये मिलेगा, फिर 60 डिग्री बाद इसको ये वाला कंडक्टर मिलेगा, फिर ये ऐसे करके हमने वाइंडिंग कंडक्टर के मतलब स्टेटर के स्लॉट्स के ऊपर रखा है। ठीक है, डीसी वाइंडिंग का क्या तरीका होता है, तो डीसी देखो ऐसे यूज़ करते हैं। ठीक है, अब ये जो डीसी है ये डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग है। ठीक है, रोटर दो तरह का होता है, एक कॉन्सेंट्रेटेड, एक डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो वो आगे पढ़ेंगे। हालांकि डीसी को देख लो कैसे दिया जाता है रोटर में। देखो डीसी का दो ही ताड़ होता है, ठीक ना, एक ताड़ को ऐसे ले गया सिलेंड्रिकल मैनर में अंदर ही अंदर रिवॉल्व करते हुए यहाँ पे लेते हैं। ठीक है, इसमें देखो कंडक्टर का जो स्लॉट्स होता है, तो ये भी तुम्हारा स्टेटर की तरह स्लॉट्स ही बना हुआ था। बेसिकली यहाँ पे ग्रूव्स है, एक वायर को लिया वन को, ठीक है, यहाँ से घुसाया, यहाँ से निकाला। ठीक है, फिर ऐसे करते करते ऐसे ऐसे वाइंडिंग किया जाता है। ठीक है, अब ये जो वाइंडिंग है, एक पे मान लो कुछ पर्टिकुलर नंबर ऑफ टर्न्स होगा, दो पे कुछ, तीन पे कुछ, चार पे कुछ, पाँच पे, ये आगे पढ़ना है। ठीक है, तो रोटर का वाइंडिंग ऐसे होता है, और रोटर का पूरा वाइंडिंग कर देने के बाद सिर्फ दो तार निकलता है, वहाँ पे हम लोग डीसी सप्लाई देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रोटर को जो, जैसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव मतलब यहाँ से करंट इंटर करेगा, इंटर करता हुआ करंट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। ठीक है, और निकलता हुआ करंट को हम लोग डॉट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा तो इसको डॉट बोल देंगे। ठीक है, ये इस चीज़ को समझ लो। अब ये देखो, ये जो चीज़ है ना, ये इनपुट हो रहा है, कहने का मतलब तुम बाहर पावर ग्रिड से तुम करंट लाए और इसमें दे दिए, तो पावर ग्रिड से जब करंट दोगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, मतलब करंट यहाँ से घुसेगा। ठीक है, तो घुसता हुआ करंट को कैसे बोलते हैं, क्रॉस से डिनोट करते हैं। ठीक ना, तो करंट यहाँ मशीन में इंटर कर रहा है, तो उसको क्रॉस, मतलब क्रॉस तो जनरल है, मशीन में करंट इंटर करेगा तो क्रॉस, और ये घूम घाम के देखो इस टर्मिनल से बाहर आया, तो बाहर आते मशीन से जो करंट बाहर आ रहा है, ये बाहर आएगा, पावर ग्रिड में चला जाएगा। तो बाहर आते हुए करंट को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो करने का मतलब 1 2 3 4 5 6 पे डॉट बनेगा। ठीक है, और इसका डैश वाले पे क्रॉस बनेगा। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग नॉर्थ और साउथ बन गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आइडियल करंट शो करने की कोशिश की है। देखो स्टेटर जो होता है, सिंक्रोनस जनरेटर जो होता है, ये एक सोर्स होता है, और सोर्स का आइडियल नेचर क्या होता है, करंट प्रोड्यूस करना। ठीक ना, तो यहाँ पे आइडियल डायरेक्शन ऑफ करंट क्या होगा, बाहर निकलते हुए, आउटवर्ड। ठीक है, ए से बाहर निकलेगा, बी से बाहर निकलेगा, सी से बाहर निकलेगा। ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकल का सिनेरियो क्या होगा, चूँकि ऑल्टरनेटिंग करंट है, 3 फेज ऑल्टरनेटिंग, तो एक समय में कोई एक ही करंट बाहर निकलेगा और रिमेनिंग दो अपोजिट डायरेक्शन ऑफ करंट दिखाएगा। ठीक ना, मतलब ये बाहर निकल रहा है तो ये दोनों उसको सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब एक समय पे ये डोमिनेट कर रहा है अपना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और ये दोनों अपोजिट। ठीक है, और ये तुम्हारा सबका न्यूट्रल एक साथ। ठीक है, स्टार, यहाँ स्टेटर तुम्हारा स्टार फॉर्म में ही कनेक्ट होता है, हर जगह स्टेटर स्टार फॉर्म में ही कनेक्ट होता है, स्टेटर या रोटर जो भी 3 फेज है सब स्टार फॉर्म में ही कनेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बताया गया है, देखो स्टेटर का जो नॉर्थ और साउथ है ये स्टेशनरी है, ये रुका हुआ है। ठीक है, अब तुम क्या करो, तुम स्टेटर पे बुलना स्टार्ट करो, एक कंप्लीट रोटेशन लगाओ, तो तुम्हें ये जो रुका हुआ फील्ड है इसका स्ट्रेंथ तुम्हें पता चलेगा, यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगा, फिर जैसे जैसे बढ़ते जाओगे स्ट्रेंथ घटते जाएगा, और जब मैग्नेटिक न्यूट्रल पे आओगे तो स्ट्रेंथ 0, फिर तुम्हें स्ट्रेंथ और बढ़ते जाएगा अपोजिट डायरेक्शन, मतलब यहाँ पे 0 हुआ, उसका धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट हुआ, साउथ में अपोजिट स्ट्रेंथ मिलेगा, फिर स्ट्रेंथ घटना स्टार्ट हुआ, यहाँ पे 0, और फिर पॉजिटिव डायरेक्शन में स्ट्रेंथ मिलना स्टार्ट हुआ। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो स्ट्रेंथ स्टेटर का जो रोटर का जो फ्लक्स है उसका स्ट्रेंथ का अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो ऐसा कोसाइन ग्राफ हमें मिलेगा। ठीक है, जहाँ पे कंडक्टर का पोजीशन भी हमने मार्क कर रखा है। ठीक है, यहाँ देखो नॉर्थ के समय ए पास में है, फिर ए के बाद
हमें बी डैश मिलेगा, ठीक ना, ए के बाद बी डैश मिला, फिर सी, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्राइम मूवर से हमेशा एंटी क्लॉकवाइज में ही रोटेट किया जाता है। तो देखो कंडक्टर कुछ ऐसे प्लेस्ड है हर जगह, ठीक है। यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि रोटर के पोल्स मूव नहीं करते हैं, ठीक है। चूँकि हम लोग रोटर को घुमा रहे हैं इसीलिए वो स्टेशनरी फ्लक्स भी घूम रहा है, लेकिन वो स्टेशनरी फ्लक्स विथ रिस्पेक्ट टू रोटर रुका हुआ ही है, ठीक है। स्टेशनरी फ्लक्स को हम लोग फाई बोलते हैं, दैट इज़ फाई एम कॉस ओमेगा टी, यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि रोटर को रोटेट करवा के हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा कंडक्टर में कौन सा पोलैरिटी बन रहा है, ठीक है। अब पहला इंस्टेंट क्या है? पहला इंस्टेंट मतलब रोटर में 0 डिग्री रोटेशन प्रोवाइड किया है, मतलब अभी रोटर को रोटेट हम लोग नहीं किए हैं, ठीक है। प्राइम मूवर से कनेक्ट कर दिए हैं, एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना है लेकिन अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, ठीक है। रोटर में कनेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। तो रोटर का नॉर्थ इधर बन रहा था, रोटर का साउथ इधर बन रहा था। जो देखो जो रोटर में कनेक्शन दिए हैं वो तुम्हारा यही है थ्रू आउट, ठीक ना। तो थ्रू आउट नॉर्थ ऊपर रहेगा, साउथ नीचे रहेगा, उसको चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ देखो नॉर्थ ऊपर बन गया, साउथ नीचे बन गया, ठीक है। तो अब देखो नॉर्थ के इन्फ्लुएंस में 3 ठो कंडक्टर आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्थ का इन्फ्लुएंस से यहाँ पे कौन सा पोलैरिटी बनेगा? सिंपल सी बात है, रोटर अगर इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा तो फील्ड को रोक दो, कंडक्टर को अपोजिट घुमा दो, मतलब कंडक्टर तुम्हारा इस डायरेक्शन में घूम रहा है। नॉर्थ को हम लोग यहाँ पे लिए हैं पाम में, तो 4 फिंगर्स हमारे चेहरे की ओर, मतलब डॉट, ठीक है। तो कहने का मतलब ये डॉट बनेगा, ये डॉट बनेगा, ये डॉट बनेगा, ठीक है। साउथ सिमिलरली, साउथ यहाँ पे ए डैश पे पड़ रहा है, तो ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये क्रॉस। अब ये जो क्रॉस है इसमें स्ट्रेंथ ज़्यादा है विथ रिस्पेक्ट टू दीज टू। सिमिलरली यहाँ पे जो ए में जो स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक स्ट्रेंथ, वो चूँकि नॉर्थ सबसे नज़दीक है तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ इसमें है। कहने का मतलब डॉट का मतलब क्या होता है कि करंट यहाँ से बाहर आएगा, तो कहने का मतलब आई ए से करंट बाहर आएगा, ठीक है, और आई बी और आई सी से अपना रिटर्न पाथ फॉलो करेगा, ठीक है। मतलब आई ए अपना आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स डोमिनेट करवाएगा क्योंकि इसके पास सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ है, जबकि आई बी और आई सी में करंट इन होते हुए दिखाई दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो ये होता है आउट, ये होता है इन टर्मिनल, लेकिन सारे का इन टर्मिनल तो शॉर्टेड है, तो करंट को तो आई ए, आई बी और आई सी ही एक पाथ मिला है ना, मतलब इस मशीन से तीनों टर्मिनल बाहर निकलता है, ठीक ना। क्योंकि जो डैश वाला है वो तो स्टेटर के अंदर शॉर्ट करके अंदर ही छोड़ दिया गया है, ठीक ना, या फिर यहाँ पे निकाला गया है न्यूट्रल में। तो करंट कुछ ऐसे फ्लो करेगा, आई ए से बाहर आएगा, आई बी से अंदर जाएगा, आई सी से भी अंदर जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया इंस्टेंट 1 का 0 डिग्री रोटेशन का, ठीक है। अब इसके बाद आता है इंस्टेंट 2। इंस्टेंट 2 में क्या है? 60 डिग्री रोटेशन ऑफ रोटर। तो देखो 60 डिग्री में क्या हुआ कि नॉर्थ तुम्हारा बी के पास आ गया, ठीक है। तो अब देखो ये सेम पोलैरिटी का है, ये तीनों अपोजिट पोलैरिटी का है, ठीक है। तो नॉर्थ चूँकि सबसे ज़्यादा इधर पड़ रहा है, मतलब ये डॉट बनाएगा, साथ ही साथ अब इसका डायरेक्शन फॉलो होगा, ठीक ना। कहने का मतलब बी से करंट निकलेगा, ठीक है। तो अब इसका डायरेक्शन क्या होगा कि देखो डॉट से करंट बाहर आता है, तो यहाँ देखो डॉट कहाँ पे है, सॉरी डॉट तुम्हारा कहाँ है? बी डैश में, बी डैश यहाँ पे है। तो कहने का मतलब बी से बी में इन करेगा, बी डैश से आउट करेगा, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे होगा तो ये करंट इन कर रहा है और आई ए से बाहर निकलेगा, आई सी से बाहर निकलेगा, ठीक ना। ये तुम्हारा प्रोसेस होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे बी डैश में करंट डॉट लगा हुआ है, मतलब बी डैश से बाहर आएगा। बी डैश क्या होता है? बी डैश तो न्यूट्रल होता है, ठीक ना। मतलब न्यूट्रल से करंट इन करेगा, यहाँ से बाहर आता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। ये 60 डिग्री पे हुआ। अब उसी तरह से 120 में क्या है? डॉट यहाँ बन गया, डॉट यहाँ बना तो ये तीनों डॉट बन गया, ये तीनों क्रॉस बन गया। अब देखो सी डॉट बना है, सी मतलब सी से करंट बाहर आएगा, तो सी से करंट बाहर आएगा, उस इंस्टेंट पे ये दोनों से इंटर करेगा, ठीक है।
ये स्टेटर वाइंडिंग है, ये तुम्हारा शो कर रहे हैं, दैट इज इंस्टेंट 1 को शो कर रहा है। इंस्टेंट 1 मतलब 0 डिग्री रोटेशन। 0 डिग्री में क्या था, IA से बाहर आ रहा था, IB और IC से अंदर जा रहा था। तो सेम वही चीज़ हो रहा है। देखो IA से बाहर आ रहा है और IC और IB से अंदर जा रहा है। तो ये अंदर जाया हुआ करंट देखो, IC अंदर गया और IC डैश से बाहर आया। ये जो बाहर आया और IB डैश से भी बाहर आया। ये दोनों बाहर आके फिर A डैश वाला से अंदर चला गया। समझे, ऐसे ही होता है। ठीक है, 3 तो टर्मिनल बाहर निकला हुआ है, A डैश से बाहर आएगा और BSC से अंदर जाएगा। ठीक है, करंट भी वैसे, वोल्टेज भी वैसे डिवाइड होता है। देखो A का एक टर्मिनल 10 है, दूसरा भी 10 है, टोटल 20 वोल्ट। तो 20 मतलब 10 तुम्हारा BSC में डिवाइड हो रहा होगा। ठीक है, तो देखो C में भी 5 वोल्ट, C 10 वोल्ट का हो गया, B भी तुम्हारा 10 वोल्ट का हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा यही वही चीज़ लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसी चीज़ को जब हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे तो हमें 3 फेज ऑल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ हमें मिल जाएगा। ठीक है, मतलब जो EMF इंड्यूस हो रहा है स्टेटर के कॉइल में, वो कुछ इस वेव फॉर्म का इंड्यूस हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले A आया, जब A आया उस समय IB और IC तुम्हारा निगेटिव था। उसके 60 डिग्री के बाद कुछ ऐसा वेव फॉर्म मिला, उसके बाद ऐसा। ठीक है, ये जो है ना, ये तुमको बनाना यही से देख के बनाना है। देखो इंस्टेंट 0 डिग्री पे क्या था, 0 डिग्री पे तुम्हारा IA से करंट बाहर आ रहा था, IB और IC से अंदर जा रहा था। ठीक है, मान लो कि टोटल 20 वोल्टेज है, तो IA पे देखो कितना बन रहा है, 20 वोल्टेज बन रहा है, इधर 10 इधर 10, तो IA पे हम 20 वोल्टेज दिखा दिए ना। सिमिलरली IB और IC पे कितना बन रहा है, तो देखो IB B से अंदर जा रहा है 5 वोल्ट और B डैश से बाहर आ रहा है 5 वोल्ट। तो देखो B के मेन टर्मिनल से अंदर जा रहा है, कहने का मतलब यहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है, मतलब B तुम्हारा -10 पे है, C भी तुम्हारा -10 पे है। ठीक ना, वैसे ही नेक्स्ट इंस्टेंट जाओगे, दैट इज़ दिस वन, तो इसका जब ग्राफ यहाँ पे 60 डिग्री पे बनाओगे तो तुम्हें ये दोनों पॉइंट मिलेगा। ठीक ना, तो ऐसे ही पूरा ग्राफ प्लॉट हुआ है। ठीक है, अब ये कैसे आ रहा था, जब रोटर को एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तब। अब यही चीज़ हम अगर फास्ट मतलब हाई RPM दे दें रोटर को, तो ये चीज़ और सटते जाएगा। सटने से क्या होगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंड्यूस्ड EMF बढ़ेगा। ठीक ना, तो RPM बढ़ाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 0 डिग्री पे EA मैक्सिमम था, 60 डिग्री पे EC मैक्सिमम था, 90 डिग्री पे EB मैक्सिमम था। देखो 0 पे EA था, 60 पे कौन सा मैक्सिमम है, EB, 120 पे EC। ठीक है, नहीं 60 ये है, 90 ये है, 60 पे तो EB मैक्सिमम है, नहीं 60 डिग्री पे दैट इज़ ये वाला इंस्टेंट, 60 डिग्री पे IC मैक्सिमम है ना। IC मैक्सिमम क्यों है, क्योंकि देखो तुम्हारे B मैक्सिमम है, मतलब B का पोलैरिटी सबसे ज़्यादा हो, लेकिन ये B डैश है, B डैश से करंट इंटर करने का मतलब B डैश तो भाई न्यूट्रल होता है, तो करंट हमें ऐसे निकल रहा है और ऐसे निकल रहा है। ठीक ना, तो ये EB और EC, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पे, तो EA EB EC अगर ऐसे बनाते हो तो रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो पाएगा। देखो हम कांस्टेंट हैं, ठीक है, और फेजर्स रोटेट करता है। फेजर्स क्यों रोटेट करता है, क्योंकि रोटर जब रोटेट करेगा तो फ्लक्स भी रोटेट करेगा, और रोटेट करते हुए नेचर में ही स्टेटर के वाइंडिंग को कट करेगा। ठीक ना, तो फेजर हमें पहले EA मिल जाएगा, फिर EC मिलेगा, फिर EB। देखो ये चीज़ EA मिला, फिर ये रोटेट किया तो क्या हुआ, EC यहाँ पे आ जाएगा, और EC के आने के बाद फिर EB यहाँ पे आ जाएगा। तो हम कांस्टेंट रहते हैं, फेजर्स रोटेट करता है। ठीक ना, एक्चुअल में फेजर्स रोटेट करता है, इसलिए फेजर्स को रिप्रेजेंट ऐसे किया जाता है, ये एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पे EA, यहाँ पे EB और यहाँ पे EC। यहाँ पे भी देखोगे तो तुमको यहाँ से यहाँ आना होगा। ठीक ना, फेजर्स कांस्टेंट, जबकि ऐसा होता ही नहीं, प्रैक्टिकल में फेजर रोटेट करता है। ठीक है, करंट फ्लो करता है इंसान ने, सो तभी ये लिखा हुआ। ठीक है, सिंक्रोनस जनरेटर ऑलवेज रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज।
यहाँ पे ये सब 120 डिग्री अपार्ट है, बैलेंस्ड प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 सिनारियो सर ने बताया है, दैट इज़ डीसी सप्लाई को अगर रिवर्स कर दें तो क्या होगा, जबकि रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो देखो डीसी सप्लाई को रिवर्स कर देने से क्या होगा कि देखो तुम्हारा जो नॉर्थ और साउथ इधर बन रहा है, तो इसको ऐसे रोटेट करवा रहे हैं, तो एक इंस्टेंट ऐसा आएगा कि नॉर्थ नीचे है, साउथ ऊपर है, समझे ना। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे नॉर्थ ऐसे रोटेट कर रहा है, तो नेक्स्ट इंस्टेंट में क्या होगा, नॉर्थ यहाँ पे आएगा, साउथ यहाँ पे आएगा। वही तो बात है, डीसी को अपोजिट करोगे तो नेचुरल नॉर्थ यहाँ, नेचुरल साउथ यहाँ, तो कोई फ़र्क तो पड़ने वाला है नहीं। फेज सीक्वेंस तुम्हारा सेम ही रहेगा, दैट इज़ ACB, ठीक है। उसके बाद एक और कहता है, व्हाट हैपन्स इफ वी रोटेट रोटर क्लॉकवाइज रोटेट करोगे तो जो फेज सीक्वेंस तुम्हें स्टेटर का मिलेगा इंड्यूस्ड EMF स्टेटर से, वो ABC मिल जाएगा, ठीक ना, ठीक है। इन सिंक्रोनस जनरेटर फेज सीक्वेंस ऑफ इंड्यूस्ड EMF डिपेंड्स अपॉन डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, ठीक है। तुम कैसा रोटेशन दे रहे हो रोटर का थ्रू प्राइम मूवर, उसी पे डिपेंड करता है इंड्यूस्ड EMF का फेज सीक्वेंस, ठीक है। पोलैरिटी पे नहीं डिपेंड करता है फील्ड टर्मिनल से, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज़ मैग्नेटिक लॉकिंग इन स्टेटर, दैट इज़ नेक्स्ट पार्ट में।